नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पुलिस ने भाजपा द्वारा आयोजित की गई कैमला गांव में रविवार को हुई किसान महापंचायत में तोड़फोड़ करने के आरोप में 900 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित 71 लोगों को नामजद किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा आयोजित किसान महापंचायत में हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित कई मंत्रियों ने हिस्सा लेना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मुख्यमंत्री के हेलीपैड को उखाड़ दिया और स्टेज पर जाकर भी हंगामा किया। इसके बाद महापंचायत में पहुंचे दूसरे नेताओं ने मंदिर में छिपकर सुरक्षित रास्ते से निकलने में ही समझदारी समझी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि यह किसानों का काम नहीं है, इसके पीछे कांग्रेसी नेताओं की चाल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों के लागू होने पर लगाई गई रोक से किसान संगठन खुश नहीं है। किसान संगठनों ने सवाल उठाते हुए कहा कि किसान तो कोर्ट गया ही नहीं, फिर मध्यस्थता की बात कहां से आई। वहीं किसान संगठन कोर्ट द्वारा बनाई जा रही कमेटी के पक्ष में भी नहीं है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि ऐसी किसी भी कमेटी से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के बीच बचाव के रास्ते का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही ऐलान भी किया है कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पहुंचेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत हरियाणा के तमाम नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जजपा प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह भी पहुंचे हैं। अमित शाह के साथ होने वाली बैठक में हरियाणा में कृषि कानूनों और आंदोलन की स्थिति पर चर्चा होगी। उग्र होते किसान आंदोलन के बीच निर्दलीय विधायक खुलकर सीएम मनोहर लाल के साथ खड़े हो गए हैं। किसानों की मांगों को जायज बताने वाले निर्दलीय विधायकों का सीएम के समर्थन में उतरना गठबंधन सरकार के लिए सुखद संकेत है। रविवार को करनाल के कैमला में हुई घटना के बाद सीएम ने निर्दलीय विधायक व ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला के घर लंच पर पहुंचकर निर्दलीय विधायकों को साधने का काम किया है। रणजीत के अलावा सीएम के साथ लंच में बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद, नीलाखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर व पुंडरी के विधायक रणधीर गोलन शामिल रहे। लंच के दौरान सीएम के साथ इनकी सियासी गुफ्तगू हुई। ताजा राजनीतिक हालात पर इन्होंने एक दूसरे से चर्चा भी की। हरियाणा में नई शुरुआत, नौकरी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, फीस भी बस एक बार लगेगी। हरियाणा में युवाओं को जॉब देने को लेकर नई शुरुआत हुई है। अब राज्य में नौकरियों के लिए युवाओं को बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, इसके साथ बस एक बार फीस भरनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए मंगलवार को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार 3 साल से इस तरह की व्यवस्था बनाने में लगी थी कि एक उम्मीदवार को विभिन्न भर्तियों में बार बार फॉर्म न भरना पड़े और बार बार फीस न भरनी पड़े। इसके साथ ही कर्मचारी चयन आयोग को बार बार वांछित दस्तावेजों की जांच पड़ताल न करनी पड़े। अभी तक भर्ती प्रक्रिया में बहुत समय लगता था। भर्तियों की चयन प्रक्रिया को सरल करने व उसे गति प्रदान करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। पारदर्शिता व योग्यता के मानदंड को अधिक मजबूती मिलेगी। हरियाणा में जितने भी ग्रुप सी व डी की नौकरियां हैं, उनमें एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए उन्हें एक ही बार जनरल कैटेगरी के लिए 500 व आरक्षित के लिए 250 रुपए की फीस देनी होगी। इस पोर्टल से खुद को रजिस्टर करने के लिए परिवार पहचान पत्र का लिंक रहेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट को यूनिक ID नंबर प्राप्त होगा, जो हमेशा चलेगा। इसके बाद CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ग्रुप सी व डी के लिए साल में कम से कम एक बार व कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। ग्रुप सी के एंट्रेंस टेस्ट की वैधता 3 साल तक रहेगी। मसलन पटवारी के लिए 500 पद आते हैं और इसके लिए भर्ती की बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 है। इसके लिए इच्छुक युवाओं से पोर्टल पर यस का ऑप्शन लिया जाएगा। अगर पोस्ट 30 तक है तो 5 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 30 से 50 पदों के लिए 150 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। एक चयन प्रक्रिया में अभी तक 6 माह से 1 साल का समय लगता है, परंतु अब यह 3 माह में चयन प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी है। कोविड-19 महामारी के संकट के बावजूद वर्ष 2014 में प्रति 1000 लड़कों पर 871 लड़कियों की तुलना में वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 922 पर पहुंच गया है। गत 6 साल की अवधि में हरियाणा राज्य ने 30,000 कन्याओं के जीवन की कोख में रक्षा की है, जबकि वर्ष 2020 में 8,000 लड़कियों को बचाया गया है। कोविड-19 के कारण विभिन्न दिक्कतों के बावजूद उत्कृष्ट उपलब्धि पर सराहना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों, स्वास्थ्य, पुलिस, अभियोजन, महिलाओं और बाल विकास के सभी विभागों, अधिकारियों
अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। भविष्य के लक्ष्यों को साझा करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि हमने 2021 के दौरान 935 प्लस का लिंगानुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए पूरा किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा करती है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उत्तर की सीमाओं पर हम पूरी तरह चौकस हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन उसको साफ साफ कहा है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पलटवार का हमारा अधिकार सुरक्षित है, इसकी जगह और समय हम तय करेंगे, हमारा वार अचूक होगा। जनरल नरवणे मंगलवार को सेना की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर मंगलवार को रोक लगा दी और किसानों से बातचीत के लिए 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई है, पर किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कमेटी सरकार की पक्षधर है और इसके मेंबर्स कृषि कानूनों की वकालत करते रहे हैं। हम ऐसी कमेटी के सामने बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि कानून वापसी तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों ने 26 जनवरी के प्रोटेस्ट पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। किसानों का कहना है कि गणतंत्र दिवस पर हम शांतिपूर्ण रैली निकालेंगे। इसमें हिंसा होने जैसी कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कोर्ट को भी इस मामले में गुमराह किया गया है। हम साफ कर देते हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं करेंगे। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप मंगलवार सुबह पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। इससे पहले पूजा भी की गई। पुणे एयरपोर्ट से वैक्सीन के 478 बॉक्स देश के 13 शहरों में भेजे गए हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना, मोहाली और कोलकाता में वैक्सीन पहुंच चुकी है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन में लगे वाहन Z+ सिक्योरिटी के साथ चल रहे हैं। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि पुणे से एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गो एयर और इंडिगो एयरलाइंस की 9 फ्लाइट से वैक्सीन के 56.5 लाख डोज अलग अलग शहरों में भेजे जा रहे हैं। ये शहर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ हैं। पहाड़ों की ओर से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है। कश्मीर में बर्फबारी से 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसे यहाँ प्राकृतिक आपदा घोषित किया जा चुका है। हालात इतने खराब हैं कि यहाँ लोगों को बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण गलन बढ़ेगी। कुछ राज्यों में कोहरा छाएगा। झारखंड में 40 साल में पहली बार न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में पिछले 9 दिनों में करीब 7 फीट तक बर्फ गिरी, जिससे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह यानी इनॉग्रेशन डे पर हिंसा का खतरा मंडरा रहा है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के मुताबिक ट्रंप समर्थक वाशिंगटन DC और सभी 50 राज्यों में हिंसा फैला सकते हैं। लिहाजा राष्ट्रीय राजधानी यानी वाशिंगटन DC और राज्यों की राजधानी को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। मिलिट्री के नेशनल गार्ड्स और स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। एक ऐसा शहर जहां न सड़क होगी और न ही कार, प्रदूषण भी शून्य होगा। अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम यानी इनबेल्ट ट्रांसपोर्ट और नेक्स्ट जनरेशन फ्रेंड सेवा का संचालन होगा। इसमें यात्री एक छोर से दूसरे छोर तक महज 20 मिनट में पहुंच सकेंगे। यह सुनने में अजीब है लेकिन सच है। दरअसल 3.40 करोड़ की आबादी वाला सऊदी अरब बिना तेल का भविष्य तलाश रहा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उन्होंने 170 किलोमीटर लंबे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को द लाइन का नाम दिया है। यह $500 अरब करीब 36.75 लाख करोड़ रुपए में बनने वाले प्रोजेक्ट नियोम का हिस्सा है। नियोम में करीब 10 लाख लोग रह सकेंगे। नियोम के जरिए 2030 तक 3.80 लाख नौकरियां पैदा होंगी। शहर के बुनियादी ढांचे की लागत $200 बिलियन करीब 14.70 लाख करोड़ रुपए होगी। आगामी 2 महीने में काम शुरू होगा, जो 2025 तक शहर बनकर तैयार हो जाएगा। पहली बार BSE सेंसेक्स 49,500 और निफ्टी 14,500 के पार बंद हुआ। प्रमुख शहरों में तेजी के चलते सेंसेक्स 247.79 अंक ऊपर यानी 49,517.11 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स भी 78.70 अंक ऊपर यानी 14,563.45 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 109 रुपए बढ़कर 49,450 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 445 रुपए बढ़कर 66,000 रुपए प्रति किलोग्राम हुई।
आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम अपडेट्स। दूसरे चरण की परीक्षा के लिए आरआरबी ने जारी किया एडमिट कार्ड। 27 लाख कैंडिडेट्स के लिए 16 जनवरी से 30 जनवरी तक होगी परीक्षा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी ने मंगलवार 12 जनवरी को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी भर्ती के लिए दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। चरणबद्ध परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू हुई, जो मार्च 2021 तक चलेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी रीट 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक कैंडिडेट 8 फरवरी को रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स परीक्षा के लिए 14 अप्रैल 2021 से वेबसाइट से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 25 अप्रैल 2021 रविवार को होगी। रीट 25 अप्रैल रविवार को 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जिसमें छठी से 8वीं के लिए परीक्षा होगी। वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए परीक्षा होगी।